तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कि भरतपुर का जाट राजवंश और इस वंश के जो प्रतापी शासक हुए हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर मित्रों आप अपने इस चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको पता है अपने इस चैनल पर आरबीएससी की जो क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की जो बुक है वो अपने इस चैनल पर करवाई जा रही है। तो आप लोगों ने वो वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर के है जो देख सकते हैं, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के इसको साथ शेयर भी अवश्य करना इस वीडियोज़ को, जिससे कि और लोग है जो अपने इस चैनल से जुड़ पाएँ। और आप लोगों का प्यार ही है जो अपने इस चैनल को आगे बढ़ा पाएगा, ऐसा आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की, जो कि भरतपुर का जाट राजवंश और इस वंश के प्रतापी शासक के बारे में। और ये जो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति का जो अध्याय फर्स्ट है उसको हम लोग देख रहे हैं। अलग अलग पार्टों में हम ये अध्याय है ये देख रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा अध्याय है, इसलिए इसमें थोड़ा सा वीडियो से वो लंबा हो जाता है, फिर देखने में वो इंटरेस्ट नहीं रहती, रुचि नहीं रहती, इसलिए हम लोग है जो इसको अलग अलग भाग में देख रहे हैं। तो ये अपना आज अंतिम पार्ट होगा इसका, और अभी तक वो जो पिछले वीडियोज़ है वो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो जाट एक कृषक जाति है। क्या है? जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान और औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? औरंगजेब के काल में है जो इस राजनीतिक शक्ति के रूप में इसका उत्थान हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। और 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों में अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। कब? गोकुल के नेतृत्व में कब किया था? 1669 में। और ये औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। गोकुल को तो मार दिया, लेकिन उनके जो उन्होंने जो संघर्ष शुरू किया था उसको है जो राजा राम ने जारी रखा। और 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। किसने? जो चूड़ामन है इनका भतीजा राजा राम का, उन्होंने है जो ये नेतृत्व जारी रखा। अब है चूड़ामन, जो कि 1695 से 1721 ईस्वी। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक कौन था? चूड़ामन था। कौन? चूड़ामन। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर है जो मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर मुगल शक्ति को ये झकझोर दिया, ये आपने देख दिया। और मुगल सम्राट ने है जो कछवाहा नरेश, कौन? जो कछवाहा नरेश बिशन सिंह है, बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उससे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर है जो किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। कहाँ पर? जो थून एक स्थान है वहाँ पर है जो एक किला बना करके है जो वहाँ पर अपनी शक्ति का है जो प्रदर्शन किया। आगे है बदन सिंह, जो कि 1723 से 1756 तक। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी? जो चूड़ामन था उसका उत्तराधिकारी था बदन सिंह। और जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि, किन्होंने? जयसिंह ने इसको है जो ब्रजराज की उपाधि और जागीरें है जो प्रदान की। बदन सिंह ने डीग को है जो क्या किया? अपना निवास स्थान बनाया, और वहाँ एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनाए और बाग बगीचे लगवाए। किन्होंने? बदन सिंह ने बनवाए थे। डीग में जल महल का निर्माण करवाया था। और डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर व वैर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया था। बदन सिंह जो कि शांति प्रिय शासक था, उसने जाट कछवाहा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया, और 1756 ईस्वी में डीग में उसकी मृत्यु हो गई। किनकी? बदन सिंह की है जो मृत्यु हो जाती है। अगले शासक हैं महाराजा सूरजमल। कौन? महाराजा सूरजमल, जो कि 1756 से 1763 ईस्वी। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। किनका? जो ये बदन सिंह थे इनके ये पुत्र थे सूरजमल। और सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनवाया। क्या किया? भरतपुर में एक नवीन दुर्ग का निर्माण करवा करके जो उसे अपनी राजधानी बनाया, और इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। और जयसिंह की मृत्यु के बाद है जो जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए हुए उत्तराधिकार युद्ध, जब जयसिंह की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में उस उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था 1743 से 50 में। इसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया। किनके? ईश्वरी सिंह के पक्ष में है जो इन्होंने ये लड़ाई लड़ी। और 1760 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया। किनके? अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध है जो मराठों के पक्ष में लड़ने गया था।
मगर मराठा सेनानायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर ये भरतपुर लौट आया। भरतपुर लौट आया और आगे है पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं है जो शरण दी और सहायता दी साथ में, और 1763 में रोहिलों के विरुद्ध युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? 1763 में है जो रोहिलों के विरुद्ध है जो इन्होंने युद्ध किया था, उस युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था। कौन? नजीब खान, जिसने सूरजमल की मृत्यु के पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था। और ये सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में ख्वाब का एक बड़ा उदाहरण है। आगे है महाराज सूरजमल के बारे में लिखते हुए कालिका रंजन कानूनगो ने लिखा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। किन्होंने लिखा था ऐसा? कालिका रंजन कानूनगो ने। आगे हैं करौली का यादव वंश, और ये है आपके महाराजा सूरजमल। करौली का यादव वंश। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध है जो श्री कृष्ण से जोड़ता है। और करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। मित्रों, आप लोगों को इस चैनल पर है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जो जानकारी है वो इस चैनल पर दी जाती हैं। साथ में है जो एक जो क्या कहते हैं, एक वीडियोस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस तरीके से देखा जाए तो महत्वपूर्ण वीडियो है, वो अपने इस चैनल पर है जो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग अभी तक अपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर देखा इसने है जो बयाना को अपनी राजधानी बनाया। और 1348 में है जो अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बचाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ? करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध है जो श्री कृष्ण से जोड़ता है। और करौली के यादव वंश की स्थापना किन्होंने की थी? विजयपाल के द्वारा 1040 में। और इसने बयाना को है जो अपनी राजधानी बनाया। और 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया। और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। ये देखिए यहाँ पर करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया? गोपाल पाल। आगे महाराज हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेज़ों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। किन्होंने? हरबख्श पाल ने। और 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय है जो कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल को करौली का शासक बनाया गया। किनको? मदन पाल को है जो करौली का शासक बना दिया गया। आगे हैं परमार वंश। परमार का शाब्दिक अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। क्या होता है? शत्रु को मारने वाला इसका अर्थ होता है परमार का। और प्रारंभ में परमारों का शासन है जो आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। कहाँ पर? आबू, सिरोही, उधर वाला जो एरिया है वहीं तक है जो इनका जो क्षेत्र है वहाँ तक सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति के कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। और आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। कौन? धूमराज है जो आबू के परमार राजवंश का है जो ये संस्थापक था। और लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। कहाँ से? उत्पल राज से शुरू होती हैं। और पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। और गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणी वराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी। लेकिन कुछ समय बाद धरणी वराह ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। आगे है विक्रमदेव का प्रपौत्र जो कि धारावर्ष आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। कौन? धारावर्ष। और इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। और उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवसी नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। कहाँ पर? देलवाड़ा गांव में है जो लूणवसी नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया था इन्होंने। और 1311 के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लूम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। आगे हैं अपने जो कि मराठों का राजस्थान में प्रवेश। मराठों का राजस्थान प्रवेश किस प्रकार से हुआ अभी ये अपन देखते हैं।
औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। क्या हुआ, औरंगज़ेब तक ही है जो मुग़ल साम्राज्य अच्छा ठीक ठाक था, लेकिन उसके औरंगज़ेब की मृत्यु होने के बाद में है जो मुग़ल साम्राज्य वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। और इसी है जो दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। और यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेनानायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था। यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक गृह कलह के कारण राजपूताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया और राजस्थान में पारस्परिक गृह कलह के मुख्य 3 केंद्र बन गए थे, एक बूंदी, जयपुर और जोधपुर। यहाँ पर है जो गृह कलह के केंद्र बन गए। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जयसिंह का बहनोई था। किनका, जो कि जयसिंह का बहनोई था ये बुद्ध सिंह। और 1727 तक साले बहनोई में है जो घनिष्ठ संबंध रहे, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध है जो तनावपूर्ण हो गए। दोनों के बीच में है जो कटुता उत्पन्न हो गई और अंत में है जो बिल्कुल टूट गए रिश्ते और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। और महाराज बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन जो कि कछवाही रानी से घृणा करने लगा और अपनी जो चूड़ावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाही रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। कितना नाराज हो गया था ये। इस पर जयसिंह का क्रोधित तो होना स्वाभाविक ही था, अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासनच्युत करने का निश्चय कर दिया। जब महाराज बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था तो उसकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दूर पर अधिकार कर लिया तथा करबड़ के जागीरदार हाड़ा सलीम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। और जयसिंह की इस कार्यवाही ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। और 1732 में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जो दलेल सिंह के साथ कर दिया और जयसिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी थी। और इस घटना ने कछवाही रानी को जयसिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठे इस अवसर की तलाश में ही थे। मराठा है जो इस जो ये मौका है इसको ऊपर है जो बैठे थे, इसके जो महत्वपूर्ण जो मौका है वहाँ पर इसके ऊपर बैठे थे। अतः 18 अप्रैल 1737 को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। कहाँ पर, बूंदी पर है जो चढ़ाई कर दी। और 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर है जो मराठों का अधिकार हो गया। किनका, मराठों का जो इन पर अधिकार हो गया। और बूंदी में है जो महाराज उमेद सिंह जो कि किनका पुत्र था, बुद्ध सिंह का पुत्र था। और इस समय बुद्ध सिंह अफीम और शराब की मस्ती में अपना जीवन है जो व्यतीत कर रहा था का शासन स्थापित हो गया इनके ऊपर। किनके ऊपर, इनके ऊपर जो ये शासन स्थापित हो गया। और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाही रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। चूँकि उमेद सिंह अभी छोटा था अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया और प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था। आगे हुरडा सम्मेलन। क्या, हुरडा सम्मेलन। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में है जो मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के 4 शासकों को हुरडा में एकत्रित करने का प्रयास किया। कहाँ पर, हुरडा में। और 16 जुलाई 1737 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान हुरडा में सम्मेलन आरंभ हुआ जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। और सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का भगत सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह और कोटा का दुर्जन साल और बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास और किशनगढ़ का राजा राज सिंह है जो आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। और विचार विमर्श के बाद है जो 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दी और समझौते के अनुसार सभी शासक है जो एकता बनाए रखेंगे, ऐसा इसमें कहा गया था। और एक अपमान है जो सभी का अपमान समझा जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया था। फिर है जो कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा, ऐसा भी इसमें कहा गया था कि दूसरे राज्य को है जो विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। और मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्यवाही आरंभ की जाएगी जिसके लिए सभी है जो शासक अपनी सेनाओं के साथ है जो रामपुरा में एकत्रित होंगे। और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतर पाई और प्रत्येक शासक के अपने स्वार्थ थे, इसलिए उनमें एकजुटता स्थापित होना
है जो क्या था, असंभव था। सभी है जो अपने अपने स्वार्थी थे सब लोग, और इन्होंने है जो ये हुरडा सम्मेलन है जो एक असफल रहा, और हुरडा सम्मेलन इस प्रकार एक असफल प्रयास साबित हुआ। अब है जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। कहाँ का? जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष जो कि 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री जो थी चंद्र कुंवर बाई से विवाह किया था। किन्होंने? सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर है उनसे विवाह कर लिया, और विवाह से पूर्व जयसिंह ने एक इकरारनामा पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई थी। और तत्पश्चात 1722 में जयसिंह की खींची रानी सूरज कुंवर से एक पुत्र ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ। क्या? जो उनकी दूसरी पत्नी थी खींची, उनसे है जो ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ। और 1728 में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से एक पुत्र माधो सिंह उत्पन्न हुआ। क्या हुआ भाई? 1722 में तो जयसिंह की जो खींची रानी है सूरज कुंवर, उससे एक पुत्र ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ। फिर 1728 में है जो चंद्र कुंवर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अतः जयसिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष निश्चित हो गया। सितंबर 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा। कौन? ईश्वरी सिंह। किंतु माधो सिंह ने 1708 के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गृह कलह आरंभ हो गया। दोनों के मध्य आरंभ हो गया गृह कलह, ये तो लाजमी था। और दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ हो गए, और माधो सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई, और इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया। माधो सिंह। उधर ईश्वरी सिंह ने है जो राणोजी सिंधिया की सहायता से प्राप्त कर ली, और फरवरी 1745 में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त करके खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा, और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने के लिए भेजा, और फलस्वरूप 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः है जो भीषण युद्ध हुआ, और राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह है जो विजयी होगा। कौन? ईश्वरी सिंह फिर से। और राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह, कौन? जगत सिंह है जो जगत सिंह की ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर है जो माधो सिंह का पक्ष ले लिया। और इसके बाद है जो बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई, और 100 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। और यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था, और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने, उम्मीद सिंह को है जो बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने को विवश होना पड़ा। बगरू के युद्ध जो हुआ था आपका 1748 में अगस्त में के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया था वह उन्हें नहीं दे सका, और होलकर है जो इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा, और मार्ग में उससे जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपए के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा, और जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर है जो 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने है जो आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपने को है जो आज़ाद कर लिया। ये एकमात्र ऐसा शासक था जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके पास जो कि शक्ति नहीं बची थी उनसे लड़ने के लिए, तो उन्होंने है जो आत्महत्या कर ली रकम नहीं होने की वजह से। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलवाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया, और माधो सिंह की गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था, और 10 जनवरी 1751 ईस्वी को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया, और इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों और बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार जो बंद करवा दी, और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया, और राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से है जो आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ राजस्थान के लिए भी है जो घातक सिद्ध हुई। तो किस प्रकार से ये दोनों के मराठों और जो जयपुर के शासकों के मध्य है जो कटुता उत्पन्न हो गई थी, ये
देख सकते हैं ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में जो बैर था वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता गया और ये राजस्थान के लिए है जो काफ़ी घातक सिद्ध हो गया। आगे है तुंगा का युद्ध। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य सौत को लेकर, क्या सौत एक कर हुआ करता था, को लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में है जो जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे और मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का है जो प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया तथा शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस जंग को सैनिक सहयोग दिया। और इनके अतिरिक्त है जो महादजी का साथी जो मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया। अतः 28 जुलाई 1787 को लालचोट के पास तुंगा नामक स्थान पर है जो मराठों और राठौड़ कचवाहा गठबंधन की सेना के मध्य है जो युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा और महादजी है जो पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। आगे है तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे है जो राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों और राजपूतों के मध्य है जो 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ। कौन सा पाटन का युद्ध है? 20 जून 1790 को हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक प्रयास किया और उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। आगे है कृष्णा कुमारी विवाद। क्या है ये विवाद, इसको भी हम देखते हैं। अब मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और चैनल पर अगर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, आपसे ये ऐसी रिक्वेस्ट और आपसे आग्रह है। कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, कौन? मेवाड़ की जो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों उनसे है जो विवाह करना चाहते थे और कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई है जो मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई थी, किंतु विवाह से पूर्व ही है जो भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जो जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया, पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने है जो मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों और अमीर खान पिंडारी को मेवाड़ और मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ और मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खान पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया और अमीर खान पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी, ऐसा कहा गया था। और फिर जो क्या हुआ, शादी नहीं करना, मान सिंह ने कृष्णा कुमारी की शादी नहीं करना चाहता था और 21 जुलाई 1810 को जहर पिलाकर अपनी ही पुत्री की हत्या कर दी थी। किन्होंने? भीम सिंह ने अपनी पुत्री की है जो हत्या कर दी और मात्र 16 वर्षीय पुत्री की यह हत्या मेवाड़ के भीम सिंह पर ही नहीं समस्त मेवाड़ के शान पर एक धब्बा था और राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का ये सबसे काला अध्याय था। यहाँ पर मराठों का हस्तक्षेप है जो काफ़ी बढ़ गया था। आगे है जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई और वह कई वर्षों तक चलती रही और जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई बखत सिंह, कौन? बखत सिंह है जो अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था और जून 1749 में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र है जो राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा और नवंबर 1750 में भगत सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उसे जोधपुर की गद्दी हत्या ली। राम सिंह भागकर है जो जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा और 1752 में जब भगत सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया तब उसका विरोध करने के लिए मराठों का एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। आगे है 21 सितंबर 1752 को, कब? 21 सितंबर 1752 को भगत सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र है जो विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा और उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1753 में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर है जो बैठाने के लिए जयपा सिंधिया को जोधपुर आक्रमण करने के लिए भेजा और 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास है जो दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था और वह उनसे संधि करने को विवश हो गया। फरवरी 1756 में इनके बीच है जो संधि हुई
और इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी कि अजमेर और गढ़ बिजली जो तारागढ़ दुर्ग है मराठों के अधिकार में रहेंगे, ये इस प्रकार की शर्तें थी। और जालोर सहित आधा मारवाड़ जिसमें सांभर, मारोट, सोजत, परबतसर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर और मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। और विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार कर दिया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। और राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा, ऐसा कहा गया। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था। आगे है राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया था। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे थे। क्या, कौन कौन? बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। और शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया और आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी और राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न न रहे और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी। तो ये था अपना जो कि राजस्थान का इतिहास के बारे में जो भी पूरा का पूरा जो हमने देखा वो अपने इस वीडियो में जो कंप्लीट हो जाता है। और अपने जो अलग अलग पार्ट हुए थे इसके, जो अपना पहले अध्याय का जो अलग अलग जो पार्ट में हमने वीडियो अपलोड किए हैं वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा वॉच किया इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हैं इनके क्वेश्चन जो कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के संदेल शासक को परास्त किया? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट में इनके आंसर बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में तथा किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? राजपूतों के विदेशी आक्रमणकारी किसने स्वीकार किया? राजस्थान के 4 उत्तरपाषाण कालीन स्थलों के नाम लिखिए। और महाभारत काल मत्स्य जनपद का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? और दिवेर का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? राठौड़ एक तरफ है जो इनको सम्मिलित करना है, राजवंश है, और एक तरफ संस्थापक है राठौड़, चौहान, जाट, कछवा और वासुदेव सिंह दुलेरा चूड़ामन। इस प्रकार से इनका जो आपस में मिलान करना। ये था मित्रों अपना वीडियो राजस्थान का इतिहास के बारे में। और आज हमने इस वीडियो में जो इस अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। तो मित्रों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपने इस चैनल पर जो इसी प्रकार से वीडियोस जो उपलब्ध होते रहेंगे। तो आप लोग अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।